हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानना कि योद्धा बैच में हम लोग परसेंटेज के चैप्टर में थे और उनमें कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वेन आरेख वाले प्रश्न जो है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी सॉल्व ट्रिक क्या है, उनके सॉल्व करने का ढंग क्या है। तो उसी पर मैं लेकर आया हूँ कि वेन आरेख से बनने वाले प्रश्न हमारे कौन कौन से बेहतरीन प्रश्न है जो एग्जामों में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे दो बातें करनी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने अभी एक सूचना जारी की है जिसमें उसने बताया है कि वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सारे बच्चों के लिए पहले वो ओटीआर लेकर आएगी। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं ओटीआर को। यानी वो भर्ती से पहले आपके लिए एक फॉर्म लाएगी जिसमें आप अपने सारे डाटा यानी सारी जानकारी आप उसमें रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आयोग आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे के भी फॉर्म डाल सकेंगे। अर्थात कांस्टेबल की भर्ती जो आपकी 52,699 आ रही है उससे पहले वो आपसे ओटीआर भरवा लेगी, जिससे होगा क्या कि अगर उसके बाद भी आप कोई आयोग से संबंधित कोई फॉर्म डालना चाहते हैं, जैसे एसआई का फॉर्म आएगा या रेडियो ऑपरेटर का आएगा या आपकी जेल वार्डन का भी आता है या फिर आयोग से जो भी आएंगे उनमें आपको ज्यादा कुछ भरना नहीं होगा, सिर्फ आप अपने रजिस्ट्रेशन से ही फॉर्म भर सकते हैं। वो ओटीआर से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसी के आधार पे आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इससे दो बातें निकल कर आ रही हैं क्या बच्चों? पहली चीज ये कि आपकी जो भर्ती है वो कम से कम 1 से 2 महीना और लेट होने वाली है, और ये खुशी की भी बात है कि आपको तैयारी करने के लिए 1 से 2 महीने का और टाइम मिल रहा है। तो बच्चों, धैर्य बनाए रखिए, भर्ती जरूर आएगी क्योंकि बार बार अखबार में आ रहा है और ये चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनावी वर्ष में भर्ती का आना पूर्ण रूप से आएगी भर्ती, और ये 100% है कि भर्ती का आना तय है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि तैयारी अपनी बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स करके कहते हैं सर भर्ती आएगी नहीं। ये पूरा विश्वास है कि भर्ती आएगी जरूर, पर वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि वो भर्ती कब आएगी। बस इतना कहूंगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। और मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो 100 डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं कि अपनी तैयारी कम से कम 8 घंटे की आप बनाइए। अगर अन्य बच्चा 6 घंटे पढ़ता है तो मेरा बच्चा 8 घंटे पढ़ना चाहिए। 100 डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म का हर एक स्टूडेंट मैं कहूँगा 8 घंटे आप अपने को आप टाइम दीजिए, चाहे कम सोइए, घूमने कम जाइए, फोन पे कम टाइम आप दीजिए, लेकिन आप वाकई में 8 घंटे की तैयारी करें। और 8 घंटे की तैयारी का अर्थ है कि आप हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का समय दीजिए। हाँ, हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आता है और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता है तो उसको हो सकता है 2.5 से 3 घंटे दीजिए, पर कम से कम 8 घंटे की स्टडी करिए, जिससे क्या होगा एग्जाम ये भर्ती है ना 5 से 6 साल बाद फिर आएगी, तो ये वाली जो भर्ती आए तो उसी में आप सिलेक्शन ले लीजिए। और एक जब सफलता मिलती है ना बच्चों, तो वो फिर आपको क्या होगा, आपके सारे सपनों को पूरा करेगी और एक समाज में एक अलग पहचान, इज्जत और आपके सपने भी साकार होंगे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलते हैं कि आज का वीडियो वेन आरेख से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हैं। पहला एक प्रश्न मैं लेकर आया हूं कि पहला प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 2000, 2002, 2004, 2008 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए ये क्या है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रतिशत न पूछकर अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है। तो कल के वेन आरेख के जो हमारा वीडियो था, जो मेरी क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको बताया था। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि पीछे के सारे वीडियो आप देख कर आइए, और स्पेशली अगर वेन आरेख को देखने आए हैं तो पीछे एक वेन आरेख का बेसिक का चैप्टर है जिसमें मैंने ये बताया है कि वेन आरेख के प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो बच्चों पहले भी अब बात क्या कहा कि तो बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 60% और हिंदी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 70% और दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 40%।
एक सवाल को मैं क्लियर से अच्छे से समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आए। यानी एक क्लास में सर्वे हुआ जिसमें 2 विषयों का की परीक्षा हुई थी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी की। तो क्या हुआ कि उस क्लास में 60% बच्चे अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे, उसी क्लास में हिंदी का जब सर्वे हुआ तो 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण थे। लेकिन ये जब पूछा गया कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण थे, तो 40% ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उस क्लास का अगर छात्र था, मैंने अंग्रेजी के भी परीक्षा में बैठा और हिंदी की परीक्षा भी मैंने दी। यानी मेरा जो है, मैंने दोनों एग्जाम मैंने पास किया, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी। तो मेरा जो सर्वे हुआ उस सर्वे में मेरा स्थान यहाँ पर भी है, मेरा स्थान यहाँ पर भी है। जब ये भी बात आई कि दोनों विषयों में कितने लोग उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ पर भी मेरा यानी वैल्यू मेरी यहाँ पे मेरी भी काउंटिंग हुई। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक विद्यार्थी हो सकता है 2 विषयों में उत्तीर्ण रहा हो, तो उसकी गिनती यहाँ पे भी हुई होगी, यहाँ पे भी हुई होगी और यहाँ पे भी हुई होगी। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए पहले हम लोग ज्ञात करते हैं रियल वैल्यू, इसे हम शुद्ध मान भी कह सकते हैं। यानी हमें यह ज्ञात करना है कि सिर्फ अंग्रेजी विषय में पास छात्र कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय में पास छात्र कितने हैं। तो हम लोग ऐसा कब करते हैं कि ये दोनों वाले जो हैं इनमें से घटा देते हैं, तो रियल वैल्यू आ जाती है, यानी शुद्ध मान आ जाता है कि अंग्रेजी में ऐसे कितने छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हैं। तो 60 में से 40 घट जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 20%। और जब हिंदी की बात आएगी कि हमें हिंदी का शुद्ध मान ज्ञात करना है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी हमें ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास है, तो 70 से 40 चला जाएगा, तो 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण नहीं है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी विषय की आती है। अब यहाँ पर आप दोनों की वैल्यू रख सकते हैं कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हमारे जो छात्र थे वो 40% थे। जब इनको ऐड करेंगे ना बच्चों, तो 20, 30, 50 और 40 हो जाएगा, 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण है किसी न किसी विषय में, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी या तो दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। तो पूछ क्या रहा है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, आप खुद बताइए। 100 में से 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 10%। देखिए बच्चों, एसएससी सीजन में आया हुआ ये छोटा सा पिद्दी सा सवाल है, छोटा सा ये सवाल है, और ये एसएससी सीजन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आया हुआ सवाल है। तो इन सवालों की वैल्यू आप समझा करिए, मैं इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, इन सवालों को वैल्यू आप समझिए। ऐसा कोई टीचर आपको बताएगा नहीं क्या क्या चीजें आपकी आ सकती हो, इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। चलते अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी आपके एसएससी सीपीयू एग्जाम 2007 और 2012 में आया हुआ प्रश्न है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। कह क्या रहा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, तो जो भी बच्चे आज ये वेबिनार की आज देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा पीछे का वीडियो जरूर देखिए, मैंने वहां पे बहुत विस्तार से आपको एक एक चीज समझाई है। ये प्रश्न है, कभी कभी होता है कि कई टॉपिक, जब कोई क्लास टीचर किसी टॉपिक को विस्तृत आपको बताता है तो उसमें है कि कई पॉइंट वहां पे मैंने आपको बहुत समझाए जो इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आए हैं अभी तक। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन उस टाइप के आ भी सकते हो। तो मैं इसलिए कहूंगा कि वेन आरेख का जो पीछे वाला वीडियो है जिसमें मैंने जीरो से आपको चीजें बताई है, तो उसको जरूर देखें, तब इसके बाद इस वीडियो में आइएगा तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए थे, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए सवाल ये कुछ अलग सा नहीं है, वही ये बस शब्दों से खेल रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल कह रहा है कि 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में थे, यानी जीव विज्ञान में विद्यार्थी थे 72%। फिर क्या कहा, गणित में कितने थे, गणित में थे 44%।
अब देखिए यहाँ पे दोनों का प्रतिशत नहीं दिया है, पर दोनों विषय जो लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। वो क्या दे दिया है? 40 विद्यार्थी हैं। तो पहले दोनों विषय वालों का क्या ज्ञात कर लें? परसेंटेज, तब ये आसान हो जाएगा। अब देखिए किसी भी चीज का रूप होता है संपूर्ण 100%। जब एक क्लास में दो ही विषय की बात हुई है, जीव विज्ञान या गणित की, तो उस क्लास में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। जब अब इनको हम लोग जोड़ते हैं ना बच्चों, ऐड करते हैं अगर इसको हम लोग, तो ये आए कितना? 4 2 6 7 4 11। देखिए 4 2 6 7 4 11। जब संपूर्ण हमारा 100% होता है तो ये 116 कैसे आ गया? अर्थात इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं, इन दोनों में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हुए हैं, और वो दोनों विषय लिए हुए छात्रों की संख्या जो यह 100% से एक्स्ट्रा होती है वही होती है। अर्थात 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हुए हैं। 100 से देखिए कितना एक्स्ट्रा है, ये 116 था, वो 100 से एक्स्ट्रा कितना था? 100 से एक्स्ट्रा 16 था। तो यही 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हुए हैं, और इनकी संख्या दे दिया है 40। तो पहले काम क्या करें? 1% ज्ञात कर लें। जब 1% ज्ञात करेंगे तो 40 नीचे चला आएगा 16, यानी अपान में चला आएगा, बटे में चला आएगा 16। अगर काटना चाहो 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी 1% का मान आ गया 5/2। और संपूर्ण क्या होता है बच्चों? सब लोग जानते हो संपूर्ण 100% होता है। जब 100 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 50 तो 5 50 25, यानी 250। 100% का मान कितना आया? 250 आया। और 100% क्या होता है बच्चों? संपूर्ण कक्षा की संख्या हो जाएगी। और यही पूछ रहा था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 250 है। देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीजें थी कि यानी जब योग 100 से ऊपर आएगा तो जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है? दोनों वाले होंगे, बोथ वाले होंगे, यानी वो ऐसे लोगों का प्रतिशत होगा जो दोनों विषयों में होंगे। आशा करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। ये टाइप भी मैंने आपको कल वेन आरेख के बेसिक वाले वीडियो में मैंने ये बात समझाई थी, वहां पे भी ये सवाल मैंने अपना सवाल आपको ये बताया था। और ये देखिए ये एग्जाम में आया हुआ भी सवाल है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर देखे हैं तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है, ये भी सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2005 और एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में आया है। मैं सदैव उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं, वही सवाल लेकर आता हूं, और मैं वही पढ़ाता हूं जो मैक्सिमम एग्जाम में आने की संभावना होती है, और वो सवाल आते भी हैं। अभी उस बार का पेट का एग्जाम हुआ था, मेरी क्लास की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसका प्रश्न हूबहू प्रश्न उसमें आया था। और ये चीज मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे आप चले जाइएगा, मैंने वहां पे डाला भी हो, तो वो क्वेश्चन भी डाला हूँ, साथ में मैंने अपनी सीट का क्वेश्चन भी डाला था। हूबहू नंबर्स के साथ ही वो मैच हुआ है। और ये मेरा आज से नहीं बहुत दिन से है कि मेरी सीट्स के क्वेश्चन भी एग्जामों में आते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर मैं क्वेश्चन चूज करके ला रहा हूँ तो वो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ये अभी नहीं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना जो बच्चे, वो एक दिन एहसास इस बात को जरूर करेंगे कि सर ने जो जो टॉपिक बताए थे उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा, पर छोटे क्वेश्चनों में बेहतरीन क्वेश्चनों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, छोटे मैं इसलिए इनको कहता हूं कि इनकी सॉल्विंग छोटी है, इनको करना आसान होता है। ये ऐसे छोटे नहीं कि इनकी वैल्यू छोटी है, ये अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन क्या है ये एग्जाम में आने की संभावना इनकी पूरी होती है। तो मैं जिन क्वेश्चनों पे जोर देता हूं हमेशा कि बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे कि उनको सॉल्व करने में आपको 2-2 3-3 घंटे लग जाए, या हो सकता है सॉल्व करने बैठ जाए तो 20 मिनट का आपका भाई समय पूरे चले जाए।
एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे पर उनका सोल्यूशन, उनका हल छोटा ही होगा। तो इसलिए कहूँगा जो मैं प्रश्नों की श्रृंखला भाई लाता हूँ ना, तो इनको आप नोट्स में बनाते भी जाइएगा टॉपिक वाइज टॉपिक, और इतने ही टॉपिक आप एग्जाम में देख के जाइएगा, इतने में से आपका मैथ में कल्याण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण है, यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। बहुत अच्छा सवाल है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए 2 बार एग्जाम में आया हुआ, एसएससी में आया हुआ, तो ये बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी अगर आते हैं तो बुरी बात नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में भी उठने लायक ये प्रश्न है। तो चलते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी सवाल कल मैंने बताया था, वो मेरे सवाल थे। आते हैं, कह रहा किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी में, ये देखिए अंग्रेजी का मैंने बना दिया कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण 80% छात्र हैं। फिर गणित की बात करेगा, गणित में उत्तीर्ण है 85%। फिर कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण है 75%। तो बच्चों फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि एक क्लास में 2 परीक्षा हुई, अंग्रेजी और गणित की। सब ने एग्जाम दिया तो 80% लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे, 85% लोग गणित में उत्तीर्ण थे, और दोनों विषयों में 75% थे। पर यहाँ पर जो ये सर्वे की काउंटिंग हुई ना, तो इस अंग्रेजी वाले में वो भी विद्यार्थी शामिल थे जो गणित में भी उत्तीर्ण थे। इस गणित वाले सर्वे में भी क्या है कि वो भी विद्यार्थी शामिल थे जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे। और ये दोनों वाले तो ये अलग से सर्वे हुआ कि दोनों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, रियल वैल्यू, या इसी को हम लोग शुद्ध मान कहते हैं। तो अंग्रेजी की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं शुद्ध मान के लिए कि दोनों वालों को इनसे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 80 से 75 जाएगा। तो 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। सिर्फ का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ अंग्रेजी में उत्तीर्ण है और हिंदी में उत्तीर्ण नहीं है। और जब हिंदी की बात, गणित की बात आएगी, जब गणित की बात आएगी तो 85 से 75 घट जाएगा। तो 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ गणित में उत्तीर्ण है। अब यहाँ पे दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की ये संख्या आपकी क्या है, वो है 75%। अब देखते हैं, सबका योग करते हैं तो 75 5 80 80 10 90% ऐसे छात्र हैं जो उत्तीर्ण हैं, किसी न किसी विषय में उत्तीर्ण है, या तो अंग्रेजी या तो गणित या तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 90% है। तो आप खुद बताइए 100 में से 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र कितने हैं, तो फेल छात्रों का प्रतिशत है 10%। और इसी 10% की वैल्यू दे दिया है कितना बच्चों, 4। तो 1% की वैल्यू कितनी, 10% की वैल्यू दे दिया है 40। तो आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 1% की वैल्यू 4 हो गई, तो आप खुद बताइए जब 1% की वैल्यू 4 हो गई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। और 100% क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो आप खुद बताइए, पूछ रहा था कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 400 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 200 था, ऑप्शन नंबर बी 400 है, ऑप्शन नंबर सी 600 है, और ऑप्शन नंबर डी 800 है। आप खुद बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 400। पूछ क्या रहा था, परीक्षार्थियों की कुल संख्या। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि सिर्फ अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या करते, संपूर्ण का 5%। ये सिर्फ अंग्रेजी में पास है। अगर अंग्रेजी में पास की बात करता तो यहाँ ये वाला, यानी वो तो हिंदी भी इसमें शामिल है। लेकिन जब सिर्फ शब्द यूज करते, केवल शब्द यूज कर दे, या तो या कह दे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, ये, या अगर सिर्फ गणित की बात करेगा तो ये। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा था, परीक्षार्थियों की कुल संख्या। एग्जाम में इतना डीपली जब भी पूछेगा तो एसएससी सीजीएल में ही पूछेगा, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में बस यहीं तक पूछेगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, या उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछेगा, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का परसेंट पूछेगा। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको जानना जरूरी है। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल भी आप देखिए, एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, 2016 में आया हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में। कह रहा किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल है, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल है, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल है। देखिए सब फेल का है, यानी हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल, दोनों में फेल, यानी सवाल का फॉर्मेट या सवाल का रूप एक ही रूप है, एक ही सवाल का रूप है। पूछ रहा था उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में पास है, यानी उत्तीर्ण है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों पहला काम क्या करते हैं, पहले सबको नोट करते हैं। हिंदी में फेल का परसेंटेज है 35% फेल, फिर अंग्रेजी में फेल का परसेंटेज है 45%, दोनों में फेल का परसेंटेज है 20%। और यही मैं बार बार ये बात को कह रहा था, पहले हमें क्या देखना है, सवाल क्या एक रूप में है। हाँ सवाल एक रूप में है, ये भी फेल का प्रतिशत है, ये भी फेल का प्रतिशत है और ये भी फेल का प्रतिशत, यानी सवाल एक रूप में है। तो पहला काम क्या करते हैं बच्चों, रियल वैल्यू यानी शुद्ध मान हम लोग सॉल्व करते हैं। और रियल वैल्यू कब आती है, जब प्रत्येक से दोनों वाला घटा दिया जाएगा। तो हिंदी कितना आ जाएगा, 35 से 20 कम कर दीजिए तो आएगा 15%। और अंग्रेजी की बात करेगा तो अंग्रेजी में भी क्या आ जाएगा, 45 से 20 घटाएंगे तो 25%। और दोनों में फेल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 20% हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 25 और 15, 25 और 10, 35, 5, 40, 20, 60% विद्यार्थी फेल हैं। तो आप खुद बताइए 100% में से 60% विद्यार्थी फेल हैं, तो पास कितने हैं, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 40% होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा। सोचिए ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये छोटा सा सवाल है, इसको छोटा भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कुछ नहीं था इस सवाल में, लेकिन सीजीएल में आया। और ये कब, जब आपने हमसे वेन आरेख सीखा। ये वेन आरेख के सवाल है, जब इसे आप इंटरसेक्शन या यूनियन वाले में करते हैं ना बच्चों, ये बड़े सवाल बन जाते हैं। तो ये सॉर्टिंग जब आपको मैंने सिखाया ना, देखिए कितना आसान हो रहा है। ये सारी चीजें तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों, तो ये सिर्फ आप हिंदी को एस से नोट कर सकते हैं, अंग्रेजी को क्या यूज करते हैं, ई से यूज कर सकते हैं, दोनों को या तो ये तो पेपर में नोट ही है, ये लाइन आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 लाइन में ये सवाल सॉल्व होता है, या मैं कह सकता हूँ बिना पेन चलाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए काम क्या करते हैं, 35 से पहले 20 अब घटाते हैं तो कितना मिलता है आपको 15, और 45 से 20 तो कितना मिलता 25, 25 और 15 जोड़ते कितना आता 40, और ये 20 60, 100 में से 60 चला गया तो 40 आया। बिना पेन चलाए भी इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए सीजीएल का ये सवाल था, बिना पेन चलाए भी आप आंसर दे सकते थे। ये है या आप करिए, मुझको समझाना होता है। मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चों को देख रहे हैं, तो मुझको सबको समझाना होता है, इसलिए मैं इस चीज को नोट करता हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस सवाल को इस तरह कर सकते थे। देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, दोनों वालों को घटाना है ना, ये आपको यहाँ पर अंडरस्टूड है कि दोनों वालों को क्या, बोझ वालों को क्या करना है, प्रत्येक विषय से घटाना है। तो 35 से 20 जाएगा, पहले कितना बचा 15, फिर 45 से 20 जाएगा कितना बचा 25, 45 से 20 जाए कितना बचा 25, और बोझ वालों को भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 20, सबको जोड़े कितना आ जाएगा 60% फेल है तो पास कितने 40% पास हुआ। देखिए बिना पेन चलाए भी इन सवालों के आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन मुझको समझाना है, मेरा कर्तव्य है कि चीजों को समझाऊं। एक टीचर की एक क्वालिटी होती है कि वो एक एक बारीकियों को समझाए। तो ये आपको, और मैथ बच्चों मैं फिर कहूंगा कि मैथ की सॉर्टिंग तभी सीखिएगा जब आपको बेसिक या उस चैप्टर का आधार या बेस बहुत अच्छे से आता होगा, तब सॉर्टिंग सीखिएगा। नहीं तो वर्षों लग जाएंगे, 10-10 साल लग जाएंगे तैयारी करते हुए, मैथ आपको नहीं आएगी। मैथ तभी आप शॉर्ट ट्रिक पे जाइएगा जब उस चैप्टर का बेसिक आपको आता होगा, तभी सीखिएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऐसी बुक्स आ गई हैं, ऐसे टीचर्स आ रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर बताए जा रहे हैं और बच्चे को चैप्टर की थीम ही नहीं मालूम है कि उस चैप्टर की थीम क्या है। और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बच्चा याद कर रहा, तो मैथ याद करने की चीज नहीं बच्चों, मैथ समझने की चीज है। जितना डीपली आप मैथ को समझेंगे ना, उतनी ही मैथ में आपको शाइनिंग आएगी। मेरे लिए मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं भी आपकी ही तरह विद्यार्थी था और इसी विद्यार्थी जीवन में बहुत से एग्जाम क्रैक किए, तब आज आके मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ।
पर क्या हुआ, मेरे लिए सबसे आसान विषय मेरे लिए मैथ है। क्यों? क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय जहां याद नहीं करना पड़ता, चीजों को समझना पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जैसे अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है। घटना चक्र एसएससी की पूर्वावलोकन के नाम से एक आती है, पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन एसएससी की, इसे उठा लाइए और एक एक सवाल को सॉल्व करिए बच्चों। यूपीपी कांस्टेबल का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आएंगे, सारे सवाल आप करके आएंगे। पर आप क्या है, आप चाहते हैं कि ऐसी कोई टिप मिल जाए कि बस आपको एक सर बता दे एक दिन में और आप एग्जाम क्रैक कर लें। बच्चों मैथ सीखनी है ना तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं बार बार, एक ऐसा टीचर है जो डायरेक्ट बुक्स के नाम बता रहा है, मैं अपनी बुक्स के नाम नहीं बता, जो इस मार्केट की सबसे अच्छी बुक है घटना चक्र पूर्वावलोकन एसएससी की उठा लाइएगा। उसमें एमटीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीजल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10+2 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी जीडी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं हमेशा सही राय मैं आपको दूंगा। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हूं ना, तो ईश्वर ने अगर मुझको ये दायित्व दिया है कि आप टीचर हो, तो बच्चों को सही राय ही मैं दूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। नहीं तो आप भी कहेंगे सर बहुत ज्यादा हमें समझा रहे हैं, हम लोग अब समझदार हो चुके हैं। नहीं बच्चों, अभी आप उतने ही समझदार हैं जितनी आपकी उम्र है। और हमेशा कहा जाता है कि टीचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि जो आपकी उम्र का गैप और मेरी उम्र का जो गैप है ना, उस गैप के बीच का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझसे आप लीजिए। मैं साफ साफ कह दे रहा हूं कि मैथ एक ऐसा विषय है जो एक बार पढ़ना पड़ता है और पूरे जीवन काम आता है। यानी फिर आपको बार बार किसी टीचर की या बार बार बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम ही लोग यहाँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझको यहाँ पे क्या है, बार बार बुक्स देखनी नहीं पड़ती कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व होना है। यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ। ये कब आया? तो प्रैक्टिस से आया। तो आते हैं चलिए अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी 10+2 में आया था, 2014 का आया हुआ सवाल है। एसएससी 10+2 2014 में आया हुआ ये सवाल है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। फिर कह रहा है यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। देखिए सवाल का फॉर्मेट, सवाल का रूप एक है, सब में फेल वाले अनुत्तीर्ण 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 कह रहा तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। संख्या यानी प्रतिशत बताना है। आप खुद बताइए क्या करेंगे। पहले गणित यानी मैथ, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट कम चलूंगा पर आप अपना फास्ट चलिएगा। गणित में कितने हैं? 19% अनुत्तीर्ण हैं। फिर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है आपके 10%। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है 7%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं आपके 7%। देखिए पहला काम क्या करना है, सवाल का एक रूप में है। हाँ बिल्कुल एक रूप में। क्यों? क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण का है %, ये भी अनुत्तीर्ण का है % और ये भी अनुत्तीर्ण का है %। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? रियल वैल्यू ज्ञात करते हैं। और मेरे ट्रिक से सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो कोई भी प्रश्न कुछ भी बनेगा वेन आरेख का, आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं? दोनों को इनसे घटा देते हैं। तो गणित में जाएंगे तो 19 में से 7 जाएगा तो 12% ये बचेगा। अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में आएंगे तो 3% की बात करेंगे। और दोनों की बात करेंगे कि कितना आ जाएगा? तो 7% आएगा। जब इन्हें ऐड करूंगा तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 7 कितना होगा? 22। तो 22% क्या है? ये फेल है, या हम कह सकते हैं अनुत्तीर्ण है, किसी न किसी विषय में अनुत्तीर्ण है। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण कितने, तो 100 में से 22% फेल है, तो 100 में से 22% घटा देंगे तो जो होंगे वो क्या होंगे? पास होंगे। तो आप खुद बताइए वो कितना है? 78% है। 100 में से 22% आप घटा लीजिए। मैंने घटा लिया दिमाग में कि 100 में से 22 कम होगा, कितना हो जाएगा? 78% उत्तीर्ण हैं, यानी पास हैं। यही पूछ रहा था कि कितने पास हैं, यानी कितने उत्तीर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि सभी विद्यार्थियों का 78% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। देखिए एक 10+2 का एक बड़ा सा सवाल है, पर सॉल्विंग कितनी है? 3 लाइन में। इतना नहीं आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 19 से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 12। 10 से 7 कम करेंगे कितना आएगा? 3 और ये 7। तीनों को यही लिखते, केवल सिर्फ इतना आप लिखते, क्योंकि प्रश्न तो आपके आंखों के सामने था ना।
इतना केवल लिखते जोड़ते 22%, 100 में से 22% घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 78% आ जाएगा। आते हैं, ये सवाल भी आपका हो गया। देखिए एसएससी में आया हुआ सवाल है। एक सवाल और आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 75% विद्यार्थी गणित में तथा 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। यदि दोनों विषयों में 52 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ये भी सवाल अब आपको आ गया होगा। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए विद्यार्थी, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे विषयों के नंबर्स नोट कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी 82% है। फिर गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 75% है। और दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी 70% है। तो पहला काम क्या करना है, क्या ये सवाल एक रूप में, बिल्कुल ये भी उत्तीर्ण का प्रतिशत है, ये भी उत्तीर्ण का प्रतिशत है और ये भी उत्तीर्ण का प्रतिशत है। तो पहले बच्चों क्या ज्ञात करते हैं, रियल वैल्यू सॉल्व करते हैं। और रियल वैल्यू में सॉल्व करने में क्या करते हैं कि बोथ वाला यानी दोनों वाला सब में से घटा देते हैं। जब 82 में से 82 में से 70 घटेगा तो 12% आएगा बच्चों। और जब गणित वाले की बात करूंगा कि 75 में से 70 जाएगा तो 5% आएगा और दोनों वालों में ये 70%। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि सर इन दोनों को जोड़ के एक ही बार घटा दे, ऐसा क्या है बच्चों। यहाँ पे मैं बार बार रियल वैल्यू इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि कभी कभी पेपरों में क्या है, अभी आप तो हो सकता है 2-4 बुक आपने रीड की होगी मैथ की। मैंने अपनी लाइफ में मैं बता रहा हूँ कम से कम नहीं तो 30 से 40 बुकें मैंने मैथ की, अलग अलग राइटर की मैंने रीड की है और उसको मैंने एक एक सवाल को सॉल्व किया। हो सकता है एक बुक्स को मैंने 3-3, 4-4 बार मैंने पढ़ी होगी। एक वक्त था कि आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन मुझको याद था कि कौन से पेज में कौन सा प्रश्न है, ये था। वक्त बीता, धीरे धीरे चीजों को कम किया। इधर 5-7 साल से तो मैं कोचिंग लाइन से बिल्कुल दूर ही था, फिर भी इसलिए मैं कहता हूं कि रियल वैल्यू इसलिए हम लोग याद करते हैं ना, जब इस पे सवाल बनते हैं ना, कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आप बताइए। अभी हो सकता है सवाल ऐसा नहीं आया यहाँ पे मेरे प्रश्नों की संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम में इस तरह सवाल नहीं उठे, लेकिन हो सकता है उठ जाए, तो ये चीज आप जानिए। तो अंग्रेजी में सिर्फ अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 12%। और सिर्फ अंग्रेजी और सिर्फ गणित में उत्तीर्ण 5% और दोनों में 70%। और ये जो परसेंटेज होता है इसमें वो विद्यार्थी शामिल हैं जो अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण है ही है, साथ में गणित में भी उत्तीर्ण है। तो यहाँ पे उन विद्यार्थियों को हटा दिया गया है जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। यहाँ पे उन विद्यार्थियों को लाया गया है, उन छात्रों को लाया गया है जो सिर्फ अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। जब इनको ऐड करेंगे ना बच्चों, तो देखिए ऐड करते हैं तो 70 में 12 जोड़िए कितना आ जाएगा, 82, 82, 5, 87। 87% विद्यार्थी क्या है, पास है, हम कह सकते उत्तीर्ण है। अब बताइए कितने विद्यार्थी कितने हैं जो अनुत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आप खुद बताइए, 100 में से 87% विद्यार्थी पास है यानी उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 13%। और 13% की संख्या दे दी गई है 52। आप खुद बताइए 13% का मान 52 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हुआ कि पूछ रहा था कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 है। आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल है और दूसरा कह रहा है कि 52% अंग्रेजी में फेल है, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है तथा 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। फेल का परसेंटेज देके पास की संख्या दे दी है, तो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक सवाल है, ये सवाल आप अब कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। देखिए काम क्या करना है, पहले हिंदी में फेल का परसेंटेज कितना है, हिंदी में फेल का प्रतिशत है 42%। ठीक,
फिर क्या कहा, अंग्रेजी में फेल का परसेंट, अंग्रेजी में फेल का परसेंटेज है 52% और दोनों विषयों में फेल का परसेंटेज है कितना, 17%। अब देख रहे हैं ना बच्चों कि क्या सवाल एक ही फॉर्मेट में है, हाँ सवाल पूरा एक फॉर्मेट में, ये भी फेल का प्रतिशत, ये भी फेल का प्रतिशत, ये भी फेल का प्रतिशत। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, रियल वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो रियल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों वालों को, बोथ वालों को प्रत्येक से घटाते हैं। तो हिंदी की बात करेंगे तो ये कम होगा, तो कितना कम करना, तो इसको आराम से घटाया करिए, घटाने में गलती मत करिएगा। देखिए ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो गया और 3 में से 1 जाएगा तो 25% आ जाएगा। और जब अंग्रेजी की बात करेगा तो अंग्रेजी में भी इसको घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 42 52 तक, ठीक है सही, ये भी 5 आ जाएगा, 7 5 12 और ये 4 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोनों वाले ये हैं बच्चों 17। अब इनको जोड़ा जाए तो 35 में 25 जोड़ेंगे ना बच्चों, तो 35 में 25 जोड़ूंगा तो आएगा 60, 35 40 बिल्कुल 60, 60 में 17 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 87, 60 में 17 सॉरी 77 आ जाएगा। 77% विद्यार्थी क्या है बच्चों, फेल है, 77% विद्यार्थी फेल है। तो पास कितना है, उत्तीर्ण कितना है, यानी पास कितना है, फेल 77% हो गए तो पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 23%। 100 में से 77 घटा देंगे ना तो कितना आएगा, 23। और जब 23 आ गया, 23 का मान 69 हो जाएगा, 23 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 1% का मान 3, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या 300 है। और यही प्रश्न आपका पूछ रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करते हैं कि किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल थे, 42% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल थे, और यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल थे तो और 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तो कितने परीक्षार्थी पास हुए। कुछ अलग सवाल है, कुछ अलग सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे सबका फॉर्मेट एक है। मान लिया पहले विषय को हम ए मान लें, तो ए विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 35%। दूसरे विषय को हम लोग मान लेते हैं बी, तो इसमें फेल कितने हैं, 42%। फिर दोनों की बात कर रहा है कि दोनों में कितने हैं फेल, 15%। तो क्या सवाल का रूप एक है, हाँ सवाल का एक रूप है। क्यों, क्योंकि ये भी फेल का प्रतिशत है, ये भी फेल का प्रतिशत है और ये भी फेल का प्रतिशत है। तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, पहले हम लोग रियल वैल्यू सॉल्व करते हैं। रियल वैल्यू में क्या करेंगे, प्रत्येक से दोनों वाला घटाएंगे, तो 35 से 15 घट जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, बी वाला सॉल्व करेंगे तो 42 से 15, तो 42 से 10 जाएगा 32, और ये आ जाएगा आपका साथ 17 आएगा क्या, 17 बिल्कुल नहीं 27 आएगा, 27 आएगा। ठीक, जो है 3 बिल्कुल 27 आएगा। और दोनों 15% तो होंगे। अब इनको जब ऐड करेंगे ना बच्चों तो 7 5 12, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, 62% विद्यार्थी क्या है बच्चों, फेल है। 62% विद्यार्थी फेल है। तो आप खुद बताइए पास विद्यार्थी कितना होगा। और पास विद्यार्थी की बात करूंगा तो 38% विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। 38% विद्यार्थी पास हो। और किसका 38%, पूरी कक्षा की संख्या का। तो पूरी कक्षा की संख्या कितनी है बच्चों, 2500 है। तो 2500 का 38% अब आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहला काम कर लीजिए कि इसे 25 से काट लीजिए। 25 से काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो गया। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38 हो गया। और इसे 2 से काटेंगे तो 5 ये हो जाएगा 50। 19 में 5 से गुणा करेंगे तो 19 पंचे 95, अर्थात 950 ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में पास हुए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 950। और यही सवाल पूछ रहा था। तो बच्चों ये था आपका
वेन आरेख पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जामों में आए थे, और परसेंटेज का चैप्टर यहाँ से पूरा आपका समाप्त कर रहा है। जितने टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे कुछ और सवाल बनते हैं जिसको मैं मैराथन में लेकर आऊंगा, उन सवालों को जो यहाँ पे छूट रहे हैं, पर लेकिन वो कोई टॉपिक नहीं है, वो टाइप नहीं है कोई सवाल का, इसलिए उन सवालों को मैं मैराथन में लेकर आऊंगा कि उन सवालों को भी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं परसेंटेज के मैराथन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।